शेख साहब जितना भी भाग लें, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूँ, वो भागो जितना भागना। मरीम नवाज शरीफ की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो लीड कर रही है, पार्टी की चेयरमैनशिप भी, पार्टी के मामलात भी, मीडिया भी मैनेज कर रही है। उनकी भी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि वो कन्विक्टेड हैं और सुप्रीम कोर्ट से ना हिले पॉलिटिक्स। यही लीडरशिप होती है, और क्या लीडरशिप होती है। आपने प्रेस टॉक में बाकायदा कहा कि मेरे पास 2-2 मिनट के तुम्हारे टोटे भी हैं। तो उसकी क्या बिद्दी और क्या पिद्दी का शोरमा, बेचारे को आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसके तो रोने वाला भी कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के रीसेंट इवेंट में अगर आप जाएं तो 2 दफा आधी रात को अदालतें खुली हैं। एक दफा जब खान की गवर्नमेंट गिराई गई, और दूसरी दफा जब हनीफ अब्बासी साहब को सजाए मौत दी, उम्र कैद की सजा दी गई। हनीफ अब्बासी साहब के एक इंटरव्यू के मुताबिक 6 दफा जज साहब बाहर गए और अंदर आए। आज हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। ठीक, इंट्रो में जो कहा ठीक कहा? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। सर, आई मस्ट से कि हमारे कोऑर्डिनेटर को एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ी टू गेट टू यू। व्हाई इज इट सो? मीडिया से काफी सारा आउट थे पिछले कुछ दिनों में। नहीं, मैं तो पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से मीडिया के अंदर हूँ, लेकिन ऐसा सच अगर आप कहें कि जी मैं रोज़ बैठा हूँ किसी 10 मिनट के सेगमेंट के लिए, हाँ, किसी 15 मिनट के सेगमेंट के लिए, तो वो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, नाम नहीं मैं लेना चाहता, 8-10 चैनल्स के ऊपर सोलो मैंने किया, 1-1 घंटा का प्रोग्राम किया मैंने। सर, हमारी रिसर्च ने जो डेटा निकाला है, आपके सारे इंटरव्यूज जो रिसेंट चले हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपकी, गुस्सा नजर आ रहा है। शेख रशीद एक कैप्टन के पाँव के ऊपर बैठा था, विग उतार कर लाओ, 50,000 रुपए, तुम्हारे 2-2 मिनट के टोटे मेरे पास है। व्हाट इज दिस? किस चीज़ का गुस्सा है आपको? नहीं, गुस्सा ही नहीं है, मतलब ये है कि एक कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। हाँ, अब शेख रशीद जो है वो आपको पता है कि वो मेरे साथ सियासी मुकाबला तो कभी कर नहीं सका। आपके शायद इल्म में नहीं है, तो अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2003 में इसका भतीजा 60,000 वोटों से मुझसे आ रहा है। बाद में फूफियां भी आ रही, फूफी भी आ रही, फिर ये खुद आ रहा है। 2005 में आपके ऊपर 302 का केस करवाया। फिर उसके बाद 2013 में 5-6 मुकदमात इलेक्शन के दौरान करवाए इसने। उस वक्त केयर टेकर आ चुकी थी और इसकी डिस्पोजल पे थी। 2013 में मेरे से ये भाग गया, 70,000 वोटों से 2008 में हारा। 2018 में, ये 2012 में मिल मिला के इसने मुकदमात, मतलब इसकी सियासत जो है ना मेरे खिलाफ। आपने अपनी प्रेस टॉक में बाकायदा कहा कि मेरे पास 2-2 मिनट के तुम्हारे टोटे भी हैं। मशहूर बात की है पाकिस्तान में। नहीं, वो जरा उसकी ना कोई थोड़ा सा दोबारा उसको सुन लें। तो मैंने उसको जो कहा ना कि 2-2 मिनट के, वो जो उसकी गुफ्तगू का अंदाज है, कभी वो फौज के खिलाफ बात करता है, कभी फौज के कमांडर इन चीफ को अलमास बोबी से तशबीह देता है, कभी वो क्या कहता है फौज ने सत्तू पिए हुए, ऐसी गुफ्तगू जो उसने की हुई है फौज के मुतल्लिक, मैं उसकी बात कर रहा था। सर, आपके लीडर ने बाकायदा जो आर्मी चीफ है उन्हें मुखातिब करते हुए कहा था कि तुम्हारी वजह से पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है। देखें ना आप, हनीफ अब्बासी साहब का वो स्टांस तक नहीं, अभी देखें ना, अभी आप मियां नवाज शरीफ को शेख रशीद से तो ना मिलाएं ना। मैं तो शेख रशीद की बात करता हूँ जो खुद को तर्जमान कहता है पाक फौज का, कि उसकी क्या बिद्दी और क्या पिद्दी का शोरमा। यानी आज वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अगर फौज के खिलाफ लड़ेगा तो मैं इमरान के साथ होऊंगा, ये उसने कहा। जी, बिल्कुल कहा। तो मैं फौज के साथ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ बहरहाल खड़ा हूं। वही ना, अगर फौज लड़ाई होगी ना, अगर इमरान खान फौज के खिलाफ होगा या लड़ेगा, यही था ना, दोबारा देख लें उसको। तो वो ये कह रहा है कि मैं फौज के खिलाफ इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा जी, जब फैसले की बारी आएगी। तो मैं कहता हूँ क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और शेख रशीद इतनी जुर्रत कर जाए, ये मेरी समझ से बाला तर है, कोई समझ नहीं आ रही मुझे इस बात में। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि आप लोग गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। आपने कहा कि मैंने उन्हें कैप्टन के पाँव के ऊपर बैठे हुए देखा। हाँ, वो तो सच है ना। ये बात है 2000 की, जब ये 2000 जब 99 का कू हुआ, तो 2000 की ये शुरू की बात है। या मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, और मैं जब गया किसी एक जगह के ऊपर तो ये बैठा हुआ था वहाँ पे। हमारी तो इंट्रैक्शन डे 1 से, क्योंकि हम ट्रेडर्स थे, और पिंडी के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती थी सेल्स टैक्स के हवाले से, एंटी सेल्स टैक्स मूवमेंट मैंने चलाई हुई थी, तो उस हवाले से हमारा कोर हेडक्वार्टर से भी रब्ता रहता था। तो आपने इसे बाकायदा देखा? मैं आंखों के साथ सामने देखा। तो फवाद चौधरी साहब जो कल कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज और जुडिशरी असल में पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो ठीक कहते हैं? फिर नहीं, मेरी बात सुने, वो ठीक कह रहा है, वो आज ठीक कह रहा है, वो भी फौज को चौकीदार कह रहा है। मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ, छोड़े, मैं तो देखिए ना, वो जो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं तो अपनी बात करूंगा, लेकिन मैं हैरान हूँ फवाद चौधरी, इमरान खान, शेख रशीद, यानी ये अगर आज फौज के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं तो अल्लाह ही हाफिज है फिर हमारा, मैं तो कहता हूँ। और इसमें मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ? सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपकी टीम ने थोड़ा सा हमारे साथ ज्यादती की, लाइव लोकेशन नहीं भेजी।
हनीफ साहब के घर तक पहुंचने के लिए हमने भिखारी से भी पूछा, हमने फ्रूट वाले से भी, सब्जी वाले से भी, सबसे पूछकर इनके घर तक पहुंचे हैं। सबको आपके घर का पता है, ये सेंटर में है पिंडी के, दरवाजा भी हमने देखा खुला हुआ है। महंगाई तगड़ी हो गई है, तूफान महंगाई का आपने मचाया हुआ, ये डर नहीं लगता यहाँ से बाहर निकलते हुए ये गली में जो लोग खड़े हैं? अच्छा, मैं तो रहते ही लोगों में है, और अभी आप सुराब साहब आए हैं तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब। मैं 9 बजे से इस कमरे में बैठा हूँ और 150 से 200 लोग जो है ना मैंने अभी तक निपटाए हैं। उनके जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया, साथ साथ एड्रेस किया, उनको पेंडिंग नहीं किया किसी चीज़ को भी जी। और डर इसलिए नहीं लगता कि हमने डिलीवर किया हुआ है। हम शेख रशीद की तरह ये नहीं है कि सो कॉल्ड लाल हवेली की हवाला दे के कभी महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में एक दिन आके आपको जी मेरा वो घर है। घर इसका तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो रहता ही नहीं है। पिंडी में शेख रशीद तो नहीं रहता, वो तो F7 में रहेगा, कहीं F6 में, I10 में, मुख्तलिफ जगह है उसकी छुपने की। कभी एक जगह पे होता है, कभी दूसरी, जैसे एक मशकूक सा फर्द नहीं होता। ये वजीर रहा है, वजीर होने के बावजूद नालालई आज की डेट तक स्टार्ट नहीं कर सका। अब ये 4 सालों में किसने इसका हाथ पकड़ा था? चले वो तो अवाम डिसाइड करेगी जब आप अवाम में जाएंगे। अवाम ने तो हमेशा डिसाइड किया, नहीं ठहरे हाँ। अवाम ने मेरे और शेख रशीद के इलेक्शन को तो हमेशा डिसाइड किया ना। फिर किसने फिक्स करवा के आपको ठीक है, सजा दिलवाई? वो यही था ना, यही था। जजेस किसके फैसले शेख रशीद की डायरेक्शन में मान रहे थे? मुझे नहीं पता कहाँ से ये मिलके उसने कराया। हाँ। लेकिन वो जिस जज ने मुझे सजा दिया, मेरा अगर फैसला आप पढ़ें तो आप मेरे पे तरस खाएंगे। नहीं सर, फिर से खुल के बताएं ना। जज साहब जो 6 दफा आप कह रहे हैं बाहर अंदर गए, वो किससे मिल रहे थे? वो इसी से मिल रहे होंगे या इसी के कारिंदों से मिल रहे होंगे। आजाद नहीं है पाकिस्तान में। मैं देखें जी, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं जिस निज़ाम में रहा हूँ या जिस निज़ाम में मुझे सजा मिली, तो उस सजा के फौरन बाद जो मेरा रिएक्शन था वो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। मैंने लोगों को ठंडा किया, लोग गुस्से में थे। मैंने कहा नहीं, आपने कहा जो रोकेगा वो मेरा दुश्मन है, जो जाने देगा वो मेरा दोस्त है। ऐसा ही उसी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि अभी इसी निज़ाम में रह के मुझे रिलीफ मिलना है। मुझे पता था कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बंदा मर गया या कुछ हो गया तो वो तो सामने होगा। तो मैंने सारों को ठंडा किया, उस निज़ाम के तहत झूठा केस को एक्सेप्ट किया। मुझे पता था हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हाई कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट से अल्लाह ताला के फजल करम से जज सुनेगा मुझे, तो मुझे उससे लाहौर हाई कोर्ट से सर वैसे भी आप लोगों की सजाएं काफ़ी सारी मुअत्तल हो जाती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि सर अगर यही आपकी शख्सियत है और आप इसी तरह से चलते हैं, इसी तरह से आपका दरवाज़ा खुला रहता है और इसी तरह के आप अवामी आदमी हैं, तो फिर ये सर कैसा आर्ग्यूमेंट है कि शेख रशीद की विग उतार कर लाओ, मैं 50,000 रुपये दूंगा? ये आपने पॉलिटिकल अपोनेंट की तस्वीर क्यों कर रहे हैं? पहली बात ये है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। जब आप किसी जगह खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, आप दे देते हैं। मैंने तो इसको आज तक ज़िंदगी में, जब हमारे पास इक़्तिदार था उस वक़्त भी इसको कुछ नहीं कहा। ये हमारे खिलाफ मुकदमात करवाता है, कभी कत्ल का करवाता है, कभी नाइंसी करवाता है, कभी दहशतगर्दी करवाता है, और इसे पूरे इस खित्ते के अंदर जो है वो अगर थ्रेट है तो वो मेरे से थ्रेट है इसको। तो इसी बुनियाद पर पॉलिटिकल थ्रेट की बात करूँ। बाकी हमने इसको क्या कहना है, या इसको बेचारे को आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसके तो रोने वाला भी कोई नहीं है, तो इसको तो हमने कुछ नहीं कहना। लेकिन सियासी तौर के ऊपर उसको समझ है कि अगर इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई शख्स जो है वो मेरे साथ इलेक्शन लड़ सकता है, हरा सकता है, तो वो हनीफ अब्बासी है। और इंशाल्लाह ताला शेख साहब जितना भी भाग लें, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूँ, वो भागो जितना भागना है। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मैं लड़ूंगा, और मैं ना लड़ा तो पूरा टब्बर मेरा मौजूद है, इंशाल्लाह वो लड़ेगा शेख साहब। सर आप एक जानदीदा पॉलिटिशियन हैं, आपने बड़ा टाइम दिया है और बड़े क्लोज हैं आप टॉप लीडरशिप की भी। खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट है कि मकसद कोई और नहीं था, मकसद ये था कि इन्होंने हम सबको फारिग करवाना था, इस वजह से हमने गवर्नमेंट गिराई, और इसकी तस्दीक की है राना सनाउल्लाह साहब ने। देखिए, मेरी पहली बात तो ये है कि झूठे मुकदमात ये शख्स बनाई जा रहा था हर शख्स के ऊपर, और मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा था इन हालात में। देखिए ना, मैं जब भी शेख रशीद के खिलाफ इलेक्शन जीता हूँ तो मैंने शेख रशीद का पीछा नहीं किया। अगर पीछा किया है, कोई FIR करवाई है, कोई करप्शन के अंदर इसको मैंने अंदर करवाया है, कोई एंटी करप्शन के छापे डलवाए हैं, तो मुझे बता दें। मैंने हमेशा जब इलेक्शन इससे जीत लिया तो मैं अपने लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करना शुरू कर दिया, उनके मसाइल को हल करना शुरू कर दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब ठीक कह रहे हैं ये बात। देखिए ना, वो तो खुर्रम साहब आपको बताएंगे ना, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। 2 चीज़ें हुई हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ज़रा इसको स्टडी कीजिएगा मेरे इंटरव्यू के बाद। कि पहली चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ वो इकॉनमी हुई। दूसरा ये है कि एनर्जी सेक्टर तबाह कर दिया शख्स ने। अब आप कहेंगे कि मैं इसका कंपैरिजन दोनों का दे देता हूँ। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो चीनी जो थी वो 52 रुपये किलो थी, आटा 35 रुपये किलो था,
यूनिट जो था वो 12-13 रुपए का था, बिजली का यूनिट जो था वो 12, घी जो था वो 150 रुपए किलो था। मैं ये कहना चाहता हूं, और जो हमारी तरक्की की शरह थी वो 5.8 थी। अब ये सारी चीजें मौजूद थी, और फिर डॉलर हम 110 पे छोड़ के गए थे। अब इन सारी चीजों के बाद जब हमने हुकूमत ली तो उस वक्त ये चीजें कहां पे खड़ी? नहीं सर, अब थोड़े से फैक्ट्स को करेक्ट कर देते कर हैं। लें। मसला ये है कि जब आप लोगों ने गवर्नमेंट छोड़ी और उसके बाद इमरान खान साहब आए तो हमने देखा कि एक तारीखी रेमिटेंस पाकिस्तान में हुए, तारीखी एक्सपोर्ट हुई पाकिस्तान में। नहीं, मुल्क में एक नहीं, सराफत देखे ना, नहीं, ये कैसे करेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, नहीं, इस तरह नहीं। और जो देखिए ना, मैं कंपैरिजन दे रहा हूं लोगों के इश्यूज का। लेकिन सर हालात भी तो बड़े डिफरेंट थे। नहीं, आप देखें, कोविड आया, एक इंटरनेशनल सुपर साइकिल आया। ये सारे कोविड सारी जगह पे था। मुझे ये बताएं, चीनी 120 रुपए किलो कौन लेके गया? आटा जो है 80 रुपए का कौन लेके गया? डॉलर 186-90 रुपए कौन लेके गया? मुझे ये बताएं कि घी 470 रुपए में कौन लेके गया? मुझे ये बताएं कि इसका यूनिट 24 रुपए का कौन लेके गया? अब संजीदगी देखे ना इमरान खान की, वो पोलो की शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है, निकर पहनी हुई है, और कहता है जी मैं तो 12 बजे पीएम हाउस आता था, 4 बजे चला जाता था। आपके दौर में जब आपकी गवर्नमेंट मौजूद थी गुज़श्ता 2-3 माह में, कराची में अटैक्स हुए बहुत सारे, और उसके बाद चाइनीज असाद वापस चले गए। आपके होते हुए सऊदीज ने बात वाज़ेह तौर पर कहा कि अपने मुल्क में जाकर शहबाज शरीफ साहब को एक पॉलिटिकल माहौल बनाएं ताकि हम वहां पर जाकर इन्वेस्ट करें। आपके होते हुए असल में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बेहतर भी नहीं, दहशतगर्दी का इकोनॉमी का ताल्लुक होता है। एक गुजारिश है, इकोनॉमी का ताल्लुक होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। चाहे नवाज शरीफ साहब को अदालती फैसले के जरिए गिराया जाए, चाहे इमरान साहब की गवर्नमेंट को रात के 12 बजे किया गया, कभी भी मईशत ठीक नहीं हो सकती जब तक आप लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे। पहली बात तो ये है कि आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहली दफ़ा नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक हुकूमत को गिराया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार था, जो आइनी तरीक़ाकार था, और ये इतना बदकिस्मत शख्स है कि अपने लोगों को साथ नहीं रख सका। मैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपको यकीन से ये चीज़ कहता हूँ कि कोई भी मुल्क इस माहौल में इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में। हाँ, आप कर्जे दे देंगे, हाँ रोल ओवर्स हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगे, और क्योंकि मुल्क पाकिस्तान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से इस मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा। महंगाई मुकाओ मार्च सर आप लोगों ने शुरू किया था, उसके पीछे थॉट क्या थी? क्या एक पूरा प्लान था, कोई फ्रेमवर्क था, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, कोई डिस्कशन, कोई होमवर्क किया हुआ था आप लोगों ने? नहीं, देखिए ना, महंगाई के खिलाफ तो हर वक्त हमने महंगाई मुकाओ मार्च की एग्जीक्यूशन हो गई है, महंगाई खत्म कर दिया। महंगाई खत्म तो नहीं हुई। मैं फिर वही आपको कहता हूँ, 4 साल का गंद जो है ना, उसको खत्म हम 2 महीने में तो नहीं कर सकते। हम तो उनकी एग्रीमेंट को लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि इन आने वाले 6 महीनों में हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि किसके हाथ में स्टीयरिंग है? उसके हाथ में। जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो इस मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, और एक शख्स था जिसने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर पूरे पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया। मुझे ये चीज़ बताएं कि मरियम नवाज शरीफ की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो लीड कर रही है, पार्टी की चेयरमैनशिप भी, पार्टी के मामलात भी, मीडिया भी मैनेज कर रही है। उनकी भी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि वो कन्विक्टेड हैं और सुप्रीम कोर्ट से ना हिले पॉलिटिक्स में। अगर तो ये कन्विक्शन है तो फिर मैं भी कन्विक्टेड हूँ, फलां भी कन्विक्टेड है, फिर राना सनाउल्लाह का केस भी सच्चा है। कोर्ट के तहत पहले मुझे ये बताएं सराज साहब, राना सनाउल्लाह का केस सच्चा है? आप बताएं। मुझे जाती तौर पर नहीं सच्चा लगता। नहीं है, नहीं, किसी को भी नहीं लगता। अगर इस हुकूमत के अंदर बनाए गए केसेस, सनाउल्लाह जैसे केसेस अगर सच्चे नहीं हैं, तो मरियम नवाज पे बनने वाला केस, मियां नवाज शरीफ पे बनने वाला केस, और फिर दूसरी बात, 62 वो सब झूठ है। और अब मैं अदालतों में हियरिंग के दौरान मौजूद होता हूँ, कोई नैब के पास कोई बात करने के लिए चीज नहीं होती। नैब तो अपनी खत्म। और जहां तक आपने मरियम नवाज का कहा, आपने आते ही नहीं, आधा सवाल ना जवाब ना लें। जैसे मरियम नवाज के बारे में आपने कहा कि वो क्या क्वालिफिकेशन है जी, पॉलिटिशियन की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि लोग उससे उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग उससे मोहब्बत करें, लोग उससे प्यार करें। लीडर तो वही होता है ना। लीडर के लिए कोई ऑक्सफोर्ड की वो तो नहीं चाहिए होती है, आपको सनद तो नहीं चाहिए होती है ना। हमारे जो पुराने जो हैं अपना क्या पॉलिटिशियन जो पंजाब असम्बली के अंदर होते थे, जो नेशनल असम्बली के अंदर होते थे, उस वक्त का म्यार देखें और आज का म्यार देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाईजान। और जब निकलती है हमारी वो बहन, आप देखिए कि क्राउड किस तरह निकलता है, क्राउड पुनर खातून है।
और इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप में उसका शुमार होता है, यही लीडरशिप होती है। और क्या लीडरशिप होती है और क्या क्वालिफिकेशन होती है? लीडरशिप का मयार ये है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू आर अ लीडर इन पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान नहीं, देखिए ना, वो उसके पास वो एक्सपीरियंस है जो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर के पास एक्सपीरियंस है, जो 3 दफा के वजीर आला के पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस उसके पास है। तो इसलिए सुराब साहब, जब आप देखिए ना, निकले नहीं हैं, उन्हें लोगों के बारे में पता नहीं है। क्यों नहीं पता? मैं देखिए मेरी बात, दुनिया भर में पॉलिटिशियन किसी भी मुआशरे का ज़हीन तरीन इंसान तस्वर किया जाता है। और जो लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं सर, लीडरशिप एक बहुत बड़ी स्किल और एक बहुत बड़ी इंटेलेक्ट बात है, एक एक्स्ट्रा लेवल की। आप मरियम नवाज का मुकाबला किससे करना चाहते हैं? नहीं, मैंने मुकाबला करना नहीं, मैंने करना है ना, नहीं, मैंने देखा ना, मैंने उस स्टाफ से करना है जो अवेलेबल स्टाफ पाकिस्तान के अंदर हो। क्या इमरान खान का और मरियम नवाज का पॉलिटिक्स के अंदर कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता। इमरान खान का स्टैचर बड़ा है, मरियम नहीं, कतन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। देखिए ना, आपका म्यार कुछ और होगा स्पीच का। मैं सुने मेरी बात, मेरा स्पीच का मैं अट्रैक्ट होता हूं किसी सेंसिबल गुफ्तगू से। मैं ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी तकरीर के दौरान या भी आपके इंटरव्यू के दौरान, जैसे मैंने अभी आधा घंटा तो मुझे चाहिए अपनी जो डेवलपमेंट में यहाँ मैंने की है लोगों के साथ, वो मैं आपको बयान करने में, बजाय इसके कि मैं गालियां देने में गुजार दूं। जो मरियम नवाज की गुफ्तगू है और इमरान खान, जमीन आसमान का फर्क है। जो प्रैक्टिकली सियासत के अंदर जो तजर्बा मरियम नवाज का है, वो इमरान खान को तो पता ही नहीं है लब्बे ते का। वो तो उस सूरत हाल में कहता है, देखिए ना, एक शख्स जब चाइना जाता है उसको चाइना का मॉडल पसंद आ जाता है, जब वो सऊदी अरब जाता है सऊदी अरब का मॉडल पसंद आ जाता है, जब वो ईरान जाता है ईरान का मॉडल पसंद आ जाता है। और खुदा का नाम लो, क्या पता नहीं और किसी एक जगह गया था, उसको कौन सा मॉडल पसंद है? उसका पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का कौन सी डेमोक्रेसी? वो डेमोक्रेसी जिसके अंदर 3 दफा उनके वालिद को अपना मुद्दत जो है वो पूरी ना करनी दी और उनके खिलाफ बोला ना जाए और हनीफ अब्बासी को आधी रात को सजा दे दी जाए और जज अंदर बाहर जाए। इज दिस द डेमोक्रेसी जो कि मरियम नवाज आइडियलाइज करती है? मैं फिर वो अर्ज कर रहा हूं कि इसी डेमोक्रेसी में रह के हमने रास्ता बनाना है। वक्त ज़रूरत है, हमें मजीद वक्त की ज़रूरत है, बार बार इलेक्शन की ज़रूरत है। मैं इसी निज़ाम के तहत रह के चीज़ों को रिफाइन करना चाहता हूँ। हमने इतना सख्त बजट दिया जो लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, ठीक है, बहुत पहुंच से दूर है। हम पब्लिक रहते हैं, हम कैसे कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजबूरी ये थी कि इसमें से तो एक चीज़ भी हमने नहीं लिखी या हमने एग्रीमेंट नहीं किया, हमें तो बांध के वो एग्रीमेंट दिया गया। क्या अब जो बाकी मांदा वक्त है वो भी हम इमरान खान की तरह यही कहते जाएंगे, देखो जी बेड़ा गर्क कर दिया था, देखो जी बेड़ा गर्क कर दिया था? हम इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले अपने लोगों को रिलीफ देंगे ताकि हम दोबारा अपने लोगों के दरमियान इलेक्शन की सूरत में जा सकें। उस्मान बुज़दार के ऊपर 1982 का केस शुरू, शरीम ज़ारी के ऊपर जब वो 3 साल की थी, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफियों के ऊपर केसेस बनवा रही है आपकी गवर्नमेंट, क्या वजह? कौन सा, मुझे जर्नलिस्ट का किसी का नहीं पता। ये जो आपने 1982 की बात की, ये जिसने भी किया गलत किया है, बेशक हमारी हुकूमत ने किया है, मैं गलत किया है भाईजान। आप उनके पास उस्मान बुज़दार के हवाले से और इमरान खान के हवाले से हमारी हुकूमतों के पास ऐसे से शवाहिद हैं कि ये कभी सारी जिंदगी जेलों से बाहर ही ना निकले। और इन्हें उन्हें बिल्कुल, अब मैं आपके साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके मीडिया के जरिए रिकॉर्डिंग पे ला रहा हूँ। भाई एक बंदा चीनी भेजता है और 1 महीने बाद चीनी वापस मंगवा लेता है, वो आटा भेजता है, गंदम भेजता है तो 1 महीने बाद वापस मंगवा लेता है। इससे बड़ा और करप्शन क्या हो सकती है? और फिर जितने खुरे आजकल गोगी से लेके, टोनी से लेके और वो मिट्ठू से लेके और पप्पू से लेके जितनी करप्शन है वो या उस्मान बुज़दार के घर तक जाती है या बन्नी गाला तक जाती है। सर मकसद क्या है इमरान खान और पीटीआई को आइसोलेट करना? आइसोलेट, मैं तो किसी सियासी जमात को आइसोलेट नहीं करना। आप समझते हैं इमरान खान को इंगेज करना चाहिए? किस सूरत में? वो कहता है मैंने बात ही किसी से नहीं करनी। मैं कल भी उसकी सुन रहा था गुफ्तगू, मैं तो मौजूदा हुकूमत को मानता ही नहीं हूँ। वो ना किसी हुकूमत को मानेगा, ना किसी फौज को मानेगा, ना किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट को मानेगा, ना इलेक्शन कमीशन को मानेगा। जो बात करवाने वाले हैं आप उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि बात करवाएं इमरान खान के साथ? नहीं, हम तो किसी से नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब वक्त देने के लिए। हनीफ अब्बासी साहब की बहुत सारी बातें जिनसे शायद मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, आप भी करेंगे, लेकिन एक बात हकीकत है, बाहर खड़ा भिखारी, आम वाला, सेब वाला, सब्जी वाला, किसी से भी पूछेंगे इनके घर का रास्ता वो आपको बताएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।